ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से हैं। दिल्ली में कार ब्लास्ट के अगले ही दिन यानी आज इस्लामाबाद से एक कार ब्लास्ट की खबर आई है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया फिदायीन हमला बता रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान अपने गिरेबान में झांकने के बजाय भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भारत और अफगानिस्तान की मिली भगत है। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की जिला कचहरी दोपहर का वक्त घड़ी 12:39 का समय बता रही थी। तभी कचहरी के एंट्री गेट पर एक जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा कि धमाका इतना बड़ा था कि इसकी आवाज़ करीब 6 किलोमीटर तक सुनाई दी। फिर कुछ ही देर में इसके वीडियोस सोशल मीडिया पर तैरने लगे, जिसमें एक जल चुकी कार से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर खबर आई कि कुछ लोग घायल हुए हैं। शुरू में कहा गया कि कार का गैस सिलेंडर फटा है, उसी वजह से धमाका हुआ। फिर वक्त बीता तो तस्वीर और साफ होने लगी। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज़ ने दावा किया कि ये कार ब्लास्ट नहीं बल्कि फिदायीन हमला था। जियो न्यूज़ ने बताया कि अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 30 घायल हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग या तो वकील थे या फिर याचिका लगाने आए थे। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी इस बात के आंकड़े की पुष्टि की है। कुछ और जानकारी भी दी है। दावा किया है कि सुसाइड बॉम्बर कोर्ट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था। 12 मिनट तक वो कोर्ट के मेन गेट के बाहर मौके की तलाश में था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला तो उसने बाहर ही पुलिस की गाड़ी के पास बम का ट्रिगर दबा दिया। नकवी ने यह भी कहा कि हम छानबीन कर रहे हैं क्योंकि ये आम हमला नहीं है, हमारी राजधानी को निशाना बनाया गया है। उनकी छानबीन तो होती रहेगी, लेकिन इसके पहले ही वहां के लीडर्स निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बेतुके आरोप लगाए कि ये हमला ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान ने करवाया है, जिसे भारत का समर्थन हासिल है। भारत के इशारे पर अफगानिस्तान से आए ख्वारिज ने वाना में बच्चों पर भी हमला किया। दुनिया को भारत की इन साजिशों की निंदा करनी चाहिए। दोनों हमले भारत की तरफ से फैलाए जा रहे आतंकवाद की मिसाल हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज के आखिरी आतंकी को भी खत्म करेंगे। शरीफ बच्चों पर हुए जिन हमलों का जिक्र कर रहे हैं, वो एक दिन पहले पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में हुआ था। 10 नवंबर को कुछ हमलावर कॉलेज में घुस आए थे। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उनमें से 2 को मार गिराया था और 3 को कॉलेज कैंपस से हिरासत में लिया था। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने इन दोनों में से किसी भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसके अलावा शरीफ ने 2 नाम और लिए, फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP को फितना अल ख्वारिज नाम दिया था। फितना अरबी मूल का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फसाद या विद्रोह। अल अरबी में द के लिए प्रयोग होता है और ख्वारिज मतलब मुख्य समूह से अलग हो जाना। इस शब्द का इस्तेमाल इस्लामी इतिहास में उस गुट के लिए होता है जो हजरत अली के खिलाफ बगावत में उतरा था। ये नाम देकर वहां की सेना आम लोगों के सामने TTP को एक ऐसे गुट की तरह पेश करना चाहती है जो इस्लाम और समाज में फूट डालता है। TTP के ज़्यादातर हमले खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में होते हैं और वहां की जनता सरकार से खुश नहीं है। अक्सर वहां के कुछ लोग उस तहरीक यानी आंदोलन का समर्थन करने लगते हैं जो उनके हक की बात करे। TTP भी खुद को लोगों का रक्षक बताता है। इस छवि को तोड़ने के लिए सेना उसे धार्मिक रास्ते से भटका हुआ गुट बता रही है। इसी तरह बलूचिस्तान में काम कर रहे तमाम अलगाववादी संगठनों के लिए उसने फितना अल हिंदुस्तान नाम इजाद किया है, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि जो भी हो रहा है वो बाहर से हो रहा है, हिंदुस्तान की चाल है, ताकि लोग भीतर की सड़हांध पर सवाल ना उठाएं। पिछले कई बरसों से पाकिस्तान TTP से जूझ रहा है। वो इसके लिए अफगान तालिबान को जिम्मेदार ठहराता है। काबुल इन इल्ज़ामों को नकारता रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान TTP को पनाह दे रहा है। ध्यान रहे, कंफ्यूजन नहीं होना है। TTP और अफगान तालिबान दोनों अलग अलग संगठन हैं। दोनों की स्थापना अलग अलग साल में हुई।
टीटीपी ने करीब 2 दशक से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। वहीं अफगान तालिबान से पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हुआ करते थे। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी तब पाकिस्तान के हुक्काम बड़े खुश थे। उन्हें लगा कि टीटीपी को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2021 के बाद से पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों में बढ़ोतरी हुई। इन्हीं वजहों से पाकिस्तान और अफगान तालिबान में समय समय पर लड़ाई छिड़ती रहती है, जो अक्टूबर 2025 में अपने चरम पर थी। अक्टूबर के महीने में दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर झड़पें हुई। ये सब कुछ पाकिस्तान के एक हवाई हमले से शुरू हुआ था। 9 अक्टूबर को उसने काबुल में ड्रोन हमले किए थे। पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें कई आतंकी मारे गए। अफगानिस्तान ने इसे झूठ बताया। उनका कहना था कि मारे गए लोग आम नागरिक थे। जवाबी कार्रवाई में अफगान फौज ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया, जिसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने अपने 23 जवानों की मौत की पुष्टि की। कतर की पहल पर दोनों पक्षों के बीच 19 अक्टूबर को एक सीज़फायर हुआ था, लेकिन अब वो भी खतरे में है। तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। दोनों ही अब एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं कि बातचीत क्यों टूटी। पिछले कुछ हफ्तों से दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा है और इस हमले के बाद अब पाकिस्तान के लीडर्स फिर से अफगानिस्तान को कसूरवार ठहरा रहे हैं। शहबाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी बाहरी साजिश की बात कही। अफगानिस्तान का नाम लिया और कहा कि हम एक मुसलसल जंग में हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान की सेना अफगान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र और सुदूर बलूचिस्तान के इलाकों में जंग लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद जिला कचहरी में हुआ आत्मघाती हमला एक वेकअप कॉल है कि ये पूरे पाकिस्तान की जंग है। इस माहौल में काबुल के शासकों से कामयाब बातचीत की उम्मीद रखना बेकार है। काबुल के शासक पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक जंग को लाना काबुल की ओर से एक पैगाम है। इसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की पूरी ताकत रखता है। इसके पहले ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से कहा था कि अफगानिस्तान के साथ सीज़फायर तब तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान की तरफ से कोई उल्लंघन नहीं होता। अफगान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि हम जंग नहीं चाहते, मगर अगर लड़ाई थोप दी गई तो हम अपनी हिफाजत का हक रखते हैं। यानी साफ है कि तनाव अपने चरम पर है। किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ने की आशंका बनी हुई है। ये पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब इसलिए भी है क्योंकि ये हमला तब हुआ जब इस्लामाबाद में 2 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे थे। पहला इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि ISC। ये कई देशों की संसद के स्पीकर्स का सम्मेलन होता है। इस बार के इवेंट के लिए सऊदी अरब, मलेशिया, अल्जीरिया, तजिकिस्तान, मालदीव जैसे करीब 40 देशों के डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दूसरा इवेंट है मारगला डायलॉग। ये पाकिस्तान में होने वाला एक हाई लेवल इंटरनेशनल फोरम है। इसे पाकिस्तान की थिंक टैंक संस्था इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IPRI आयोजित करती है। इसमें दुनिया भर से विदेश नीति के एक्सपर्ट्स, डिप्लोमैट्स, थिंक टैंक के सदस्य और पत्रकार शामिल हुए हैं। इसके अलावा रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच ODI मैच भी जारी है। इस हमले से जुड़ी ताज़ा डिटेल्स के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। अपडेट ये है कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। TTP ने बयान जारी कर कहा है कि हमने उन जजों और अफसरों को निशाना बनाया है जो पाकिस्तान में गैर इस्लामी कानूनों के तहत फैसले सुना रहे हैं। TTP का कहना है कि अगर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा तो इस तरह के हमले होते रहेंगे, इसी तरह खून बहता रहेगा। इसके अलावा राजनीतिक हलकों में इस धमाके के बाद नाराज़गी की लहर है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास जाफरी ने कहा है कि जिस वक्त आतंकी पाकिस्तान की राजधानी को निशाना बना रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपनी हिफाजत में लगी है। वो अपने लिए संविधान को तब्दील कर रही है। संविधान की सुरक्षा वो नहीं कर सकते हैं, वो राजधानी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में ये धमाका तब हुआ जब एक दिन पहले ही नई दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। उसी दिन एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था जिसमें पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वत उल हिंद का नाम आ रहा है। इन पर शक जताया जा रहा है। पुलिस ने वहां से 2900 किलो विस्फोटक सामान भी बरामद किया था। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी थाईलैंड कंबोडिया से जुड़ी है। दोनों देशों में एक बार फिर तनाव का माहौल है। थाईलैंड ने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते का पालन फिलहाल के लिए रोक रहा है।
क्यों? क्योंकि 10 नवंबर को दोनों देशों की सीमा के पास लैंडमाइन फटने से 4 थाई सैनिक घायल हो गए। तब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। थाई सेना को धमाके वाली जगह के पास 3 और माइंस भी मिली, जिसके बाद थाई प्रधानमंत्री ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है। खतरा कैसा? दरअसल इसी बरस जुलाई महीने में दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव हुआ था। 5 दिन तक लड़ाई चली, जिसमें करीब 48 लोग मारे गए, 3 लाख लोग विस्थापित हुए। फिर एक सीज फायर डील हुई, जिसका क्रेडिट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। इस सब के बाद अक्टूबर में दोनों देशों ने ट्रंप की मौजूदगी में एक शांति समझौते पर दस्तखत किए थे और अब उसके 2 हफ्ते बाद थाईलैंड इसे रोकने की बात कर रहा है, लेकिन कंबोडिया ने कहा है कि वो इस समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है। आगे जो भी होगा आप तक हम अपडेट्स पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली सुर्खी जो सीरिया से जुड़ी है। सीरिया अब नए दौर में दाखिल हो चुका है। देश की नई हुकूमत ने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है। अब दोनों देश मिलकर मिडिल ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे। विडंबना की हद है। खैर, ये फैसला सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में लिया गया। इसके तहत सीरिया अब अमेरिका की एक मंडली में शामिल हो गया है, जिसमें कुल 90 देश हैं। ये सभी आइसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को कमज़ोर करने की चाहत में साथ आए थे। तब साल था 2014 और सीरिया एक खौफनाक गृह युद्ध की चपेट में था। उस वक्त सीरिया और इराक दोनों की ही 1/3 जमीन इस गुट के कब्जे में थी, लेकिन 2017 तक अमेरिका की अगुवाई वाली मंडली ने आइसिस को कमजोर कर दिया, उसके कब्जे वाली जमीन छीन ली। 2023 के बाद ऐसा माना जाता है कि आइसिस पराजित हो चुका है। हालांकि अब भी उसके कुछ सक्रिय लड़ाके मौजूद हैं। इसी बची खुची मौजूदगी को खत्म करने के मकसद से अमेरिका और सीरिया साथ आ रहे हैं। अगली खबर पर बढ़ने से पहले ये तस्वीरें देखिए। तबाही का ये मंजर फिलीपींस का है, वही देश जो अभी कालमेगी तूफान के असर से उभर ही रहा था और अब वहां एक नए तूफान फंगयोंग ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 4100 लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। ये तूफान 9 नवंबर को फिलीपींस के तट से टकराया। तब हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तेज बारिश और हवा की वजह से बहुत सारे गांव पानी में डूब गए। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर फंस गए। तूफान के टकराने से पहले ही 14 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलकर इमरजेंसी शेल्टर्स में गए थे ताकि वो सुरक्षित रह सकें। इससे पहले नवंबर की शुरुआत में कालमेगी नाम के तूफान ने फिलीपींस में तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से 232 लोगों की जान गई थी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।